ठीक है, ये फॉर्मूला था। दिख रहा है अब स्क्रीन? हाँ सर। चलो, तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो बच गया था थोड़ा सा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक। अल्फा क्या होता है यहाँ पे? अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पहले पढ़ चुके हो तुम लोग। थोड़ा तो बड़ा जो बड़ा लिखे ना सर। ठीक है, जो वीक हाँ। इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हम लोग देखें कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा इज वेरी स्मॉल होता है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू नियरली हम लोग कितना लेते हैं? 100% अज्यूम करते हैं कि वो डिसोसिएट करता है, तो अल्फा नियर अबाउट 1 के इक्वल होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं होता, बहुत कम परसेंटेज उसका डिसोसिएट होता है, इसलिए अल्फा का वैल्यू उसके केस में वेरी स्मॉल आता है। तो यहाँ पे इस केस में अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, किसी भी गिवन कंसेंट्रेशन C पे, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये अल्फा का वैल्यू दे देगा। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? ये तुमको मोलर कंडक्टिविटी दिया रहेगा किसी कंसेंट्रेशन C पे, और उसको हम लोग डिवाइड कैसे कर देंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लैम्डा m इंफिनिटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पुट करें, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तुम लोग किए हो, तो ऑसवाल्ड, या फिर जैसे मान लो कोई एक एसिड है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है? जैसे Ha है, तो वीक एसिड है तो यहाँ पे ये H प्लस और A माइनस ऐसे ही डिसोसिएट होगा ना, वीक एसिड है ये तो। ठीक है, वीक एसिड के केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम लोग इसका C लिए, इनिशियल कंसेंट्रेशन C अगर लिए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, इनिशियल, हाँ इनिशियल। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इसका कंसेंट्रेशन कितना बचेगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा बचता है। और ये कितना फॉर्म होगा? C अल्फा, और ये भी कितना फॉर्म होगा? C अल्फा होगा। हाँ सर। तो इसके लिए अगर हम लोग Ka का वैल्यू लिखें, Ka का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे किसके लिए? वीक एसिड के लिए, तो Ka क्या आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, और पावर तो 1 ही रहेगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और नीचे बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ha। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? C अल्फा। कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना है? C अल्फा। और बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ha कितना बच गया? C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ से Ka का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं? एक C कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये बच गया ना। C अल्फा स्क्वायर बाय नीचे 1 माइनस अल्फा। ये K है, K क्या डिनोट कर रहा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोई वीक एसिड Ha। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हम लोग यहाँ पे ये कंडक्टिविटी के टर्म में देख चुके हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो यहाँ पे लाके पुट कर दो। पुट करोगे अल्फा की जगह पे क्या पुट करोगे? मोलर कंडक्टिव वो फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे लाके। तो फॉर्मूला अगर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए, अल्फा इज इक्वल टू किसी कंसेंट्रेशन C पे या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन इसका स्क्वायर और बाय इंफिनिटी वाले का। ठीक है, इसको नॉट से भी डिनोट करते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बताए थे, या तो इन्फिनिटी से डिनोट करो या लेमडा हाँ एम नॉट से डिनोट करता है, ठीक है। तो लेमडा एम नॉट का स्क्वायर हो गया और इनटू, सर, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? अरे यार 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है ना फॉर्मूले में। अल्फा, हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये इसको ये ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन सी और इसका स्क्वायर है ये। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू सी इंटू लेमडा एम सी का होल स्क्वायर बाय लेमडा एम नॉट इंटू लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम कंसंट्रेशन सी। ठीक है, यही देखो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, सिंप्लीफाई कर लो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये बता दिए। क्वेश्चन देखो कैसा, ये हो गया ना फॉर्मूला। हाँ सर। देखो क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी जो है एसिटिक एसिड का, कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का किसी कंसेंट्रेशन सी पे दिया हुआ है 0.001, कितना दिया हुआ है 0.001028। ये कंसेंट्रेशन है, ठीक है। और इस कंसेंट्रेशन पे चलो ये ऐसे है, पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 to the power minus 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट if lambda m infinity या lambda m नॉट का वैल्यू इसका दिया हुआ है फॉर एसिटिक एसिड is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो निकालो तो, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू तुमको निकालना है। कैसे करेंगे, बनेगा? सर, कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी सेम है ना? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे सेम हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो बताए हैं ना, दोनों सेम टर्म थोड़ी ना है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताया गया है तुम लोगों को, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी करते हैं।
तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, देखो कंडक्टिविटी हमको गिवन है, अब हमको पहले अल्फा निकालना होगा, तभी तो हम लोग के निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू बिना निकाले हम लोग के निकाल सकते हैं क्या? या डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशन में। अगर तुमसे मान लो अल्फा भी पूछे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछा है और के भी पूछा, ठीक है, तो फिर तुमको अल्फा निकालना होगा यहाँ, नहीं तो फिर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो यहाँ फॉर्मूला में। तो उसके लिए देखो सबसे पहले चलो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू ये कंडक्टिविटी जो दिया है इंटू 1000 बाय मोलारिटी, यही होता है फॉर्मूला। 7 8 into 10 to the power minus 5. कितना? 1.78 into 10 to the power minus 5. हाँ ठीक है, चलो तो पहले मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। कप्पा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.95 इंटू 10 to the power minus 5 है ना, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और बाय क्या कर रहे हैं हम लोग? मोलारिटी। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है? ये 0.001028। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना कैलकुलेशन, हम बता दे रहे हैं प्रोसेस, कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना। यहाँ से निकल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकल जाएगा किसी कंसेंट्रेशन सी पे, और वो सही कंसेंट्रेशन दिया हुआ है कौन सा, इस कंसेंट्रेशन पे निकालना है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट किसी कंसेंट्रेशन सी बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वाला इनफाइनाइट डाइल्यूशन का तो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है वैल्यू, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, इन दोनों का रेशियो लेके अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब अल्फा अगर निकल गया तो के में पुट कर दोगे। के का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू सी इंटू जो कंसेंट्रेशन पे हम लोग निकाल रहे हैं, सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसमें पुट कर देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमको के का वैल्यू निकालना है, तो पहले अल्फा निकल गया इधर से, और ये फॉर्मूले में अल्फा का वैल्यू पुट कर दो तो के आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड। और सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंसेंट्रेशन तो गिवन ही है ना, कौन से कंसेंट्रेशन के लिए निकाल रहा है? 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बोलो। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना? हेलो, हाँ सर। Yes, चलो तो कैलकुलेशन कर लेना, प्रोसेस समझ में आ गया ना? बस यही वाला एक फॉर्मूला वो छूट गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सिर्फ यूज होगा, क्योंकि उसी में अल्फा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये ध्यान देना। चलो, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बच गया था इसमें, ये छूट गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलो नया ही कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो सरफेस केमिस्ट्री अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का ये लेक्चर 1। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो तुम लोग जो जो नहीं बनाए हो क्वेश्चंस वो बना लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट करो उसको बना के जल्दी। ठीक है, जिसको भी डाउट हो रहा है वो पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में कोई डाउट ही नहीं डालते हो तुम लोग, नहीं बना रहे हो फिर तभी तो डाउट नहीं आ रहा है। बना रहे हो क्वेश्चन, सब लोग बना लिए क्वेश्चन? बताओ अमृत, हाँ सर बना लिए। पूरा बुकलेट बन गया है? उससे नहीं सर, प्रीवियस बुक का प्रीवियस ईयर है ना, तो बुक से ही बनाया है। कौन से बुक से? वही प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लिए है। प्रीवियस ईयर सारा बन गया? सारा नहीं सर, डाउट है सर। और बाकी लोग का? बाकी लोग तो कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करता है। चंदन,
हेलो, चंदन ज्वाइन किया है कि नहीं? हाँ ज्वाइन तो किया है। आवाज आ रहा है चंदन? चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री देखो ये फिजिकल का ही चैप्टर है, बट इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली ये पूरा पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग एक्चुअली किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग वैसे फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे जो सरफेस पे होता है। किसी भी, जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसके सरफेस पे जो फेनोमेनन हो रहा होगा उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मेनली, इसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, दो फेनोमेनन पढ़ते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। दो देखो एक जैसा ही टर्म है, तो एक्चुअली यहाँ पे पहले लिख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फेनोमेनन ऑकरिंग एट द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पे जो फेनोमेनन ऑकर होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टाइप के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, और एक्चुअली देखो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का प्लेन बनता है। तो एक, जैसे इंटरफेस हम लोग कंसिडर करें, जो सरफेस होगा, जैसे मान लो कि ये सरफेस, सरफेस का कुछ बाउंड्री होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो दो सरफेस को अगर कोई इंटरफेस जो सेपरेट करता है ना, एक बाउंड्री जो सेपरेट करेगा किसी दो सरफेस को, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस एक्चुअली क्या है कि जहां पे दो फेज मीट कर रहा है, या जो बाउंड्री दो सरफेस को सेपरेट कर रहा है। तो इस साइड देखो या तो सॉलिड हो सकता है, अलग अलग फेज भी हो सकता है, और इस साइड सॉलिड। तो या तो दोनों साइड सॉलिड हो, या एक साइड क्या हो, सॉलिड हो, एक साइड लिक्विड हो, या फिर एक साइड सॉलिड हो, या एक साइड गैस हो। किस ठीक है, चीज तो का साइज सर? क्या चीज, किस चीज का साइज? कोई भी चीज का? क्या किस चीज का? किस चीज का साइज? कोई भी चीज का? हाँ, किसी भी सब्सटेंस का, दो सब्सटेंस अगर लिए हैं, ठीक है, हाँ तो दो सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली वहां पे दो सब्सटेंस के बीच में एक बाउंड्री तो आएगा ना। हाँ तो उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। अब उस इंटरफेस के अपोजिट एंड पे क्या होगा, एक या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, टोटल कोई भी टोटल पॉसिबिलिटी है, कुछ भी फेज आ सकता है, या तो सॉलिड फेज हो, या लिक्विड फेज हो, या गैस हो। इन तीनों में से कोई भी फेज आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि द प्लेन, जिस प्लेन पे दो सरफेस मीट कर रहे हैं या दो फेज मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। या फिर इंटरफेस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई वैसा बाउंड्री है जो कि दो सरफेस को या दो फेजेस को सेपरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग इंटरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ मेटल के केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मेटल का सरफेस अगर ले हम लोग, तो मेटालिक सरफेस किस फॉर्म में रहता है, किस फेज में रहता है, वो सॉलिड फेज में ही रहेगा, है ना। तो जैसे मान लो Fe मेटल हम लोग आयरन मेटल कंसिडर किए, तो आयरन मेटल क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इसके एटम्स कैसे अरेंज होंगे, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि इसमें एटम्स इसके, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है, ये बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके एटम्स ऐसे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है ना सॉलिड में, तुम लोग पढ़े ही हो, सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑर्डर्ड, बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे ऐसे Fe का एटम अरेंज्ड है। और इसी तरह ये कंटिन्यूअस इधर आगे भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा अंदर, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला जो है ये टॉप मोस्ट लेयर डिनोट कर रहा है, ऊपर वाला जो लेयर है ये टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये है फ्री वैलेंसी, क्योंकि ऊपर वाला जो एटम है देखो, जो सरफेस पे जो एटम है दिख रहा है ना, सरफेस पे जो एटम है वो चारों बगल से बॉन्डेड है क्या, वो तीन तीन साइड से ये एटम से सराउंडेड है। देखो जैसे सरफेस के जो भी एटम्स हैं, ठीक है, ये सरफेस का एटम है, ये चारों एटम,
अगर इसको सरफेस का एटम एज्यूम करोगे तो इसके देखो लेफ्ट साइड में कोई एटम होगा, इधर ये कंटिन्यूअस चेन ऐसे जाएगा, राइट साइड में भी एटम है और नीचे भी इसका एटम है, ठीक है। बट इसका टॉप मोस्ट वाला वैलेंसी क्या है, ये फ्री है या नहीं है, बताओ। टॉप मोस्ट में, क्योंकि जो सबसे टॉप लेयर होगा उसके ऊपर कोई एटम होगा क्या? हेलो, सर बोलो। जो सबसे नहीं सर। टॉप जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगा तो उसके और ऊपर तो कोई एटम नहीं होगा ना, वही सबसे टॉप पे होगा। तो उसका जो ऊपर वाला लिंकेज है, ये ऊपर वाला जो अगर हम लोग लिंक की बात करें, ये तो खाली रहेगा ना, ठीक है। ये बाकी तीनों साइड से ये बॉन्डेड है, एटम से ये कनेक्टेड है, बट टॉप वाला लेयर क्या है, वही सबसे टॉप है, तो उसका ऊपर वाला वैलेंसी या उसका लिंक हम लोग बोल सकते हैं वो वेकेंट है, ठीक है, वो खाली है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला वो टॉप मोस्ट लेयर जो होता है उसका जो वैलेंसी खाली है, इसको फ्री वैलेंसी बोला जाता है या फिर रेसिड्यूल वैलेंसी बोलते हैं हम लोग, जो बचा हुआ वैलेंसी है, ठीक है। तो एक्चुअली जो, ठीक है, तो इसको फ्री वैलेंसी या फिर रेसिडुअल वैलेंसी बोला जाता है। तो एक्चुअली जो भी सरफेस फेनोमेनन होता है ना, सरफेस पे जो भी फेनोमेनन ऑकर करेगा, या तो वो गैस को एब्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका रीजन यही फ्री वैलेंसी ही होता है। क्योंकि फ्री वैलेंसी देखो, जो टॉप मोस्ट लेयर का एटम होगा वो तीन तीन साइड से तो एटम से सराउंडेड है, तीन साइड से तो एटम से वो कनेक्टेड है, तीन साइड से उसका फोर्स लग रहा है। बट टॉप मोस्ट वाला जो लेयर होगा उसका ऊपर, उसके ऊपर कोई भी एटम नहीं है, तो ऊपर वाला वैलेंसी उसका क्या होता है, एक वैलेंसी ऊपर वाला वो खाली रहता है। उसी वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी या फिर रेसिडुअल वैलेंसी। और जो अंदर एटम रहेगा, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर के अंदर जितने भी सारे एटम्स आएंगे, उन सभी एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क एटम्स, ठीक है, क्योंकि वो अंदर प्रेजेंट है। तो जो अंदर प्रेजेंट होगा उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क। बल्क है। तो ये सारा बल्क है। और जो सबसे टॉप मोस्ट रहेगा तो उसको हम लोग टॉप लेयर बोलते हैं या सरफेस लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फेनोमेनन एक्चुअली आता है यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग एड्सॉर्प्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दो फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है एडसॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक होता है एडसॉर्प्शन और दूसरा है एब्सॉर्प्शन, ठीक है। एक में डी है और एक में बी है, एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वही हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो एडसॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस अभी हम लोग क्लियर करेंगे। एडसॉर्प्शन जब भी होगा, यहाँ पे ध्यान देना, एडसॉर्प्शन जब भी होगा इस टाइप में दो टर्म्स आता है, एक होता है एडसॉर्बेट और एक होता है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट में? एडसॉर्बेट हम लोग किसको बोलते हैं, एडसॉर्बेट किसको बोलेंगे, इट इज द सब्सटेंस, ठीक है, इट इज द सब्सटेंस which is being adsorbed on the surface of another substance, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एड्सॉर्बेट हम लोग किसको बोलेंगे कि ऐसा सब्सटेंस है एड्सॉर्बेट जो कि दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एड्सॉर्बेट बोलते हैं। और एड्सॉर्बेंट किसको बोलते हैं हम लोग, एड्सॉर्बेंट मतलब होता है कि इट इज द सब्सटेंस on the surface of which adsorption is taking place, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म आ गया, ठीक है, एड्सॉर्प्शन में दो टर्म आता है,
एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट हम लोग किसको बोलते हैं? देखो मान लो ये जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग पढ़े होगे रिएक्शन में, कि बहुत सारे रिएक्शन में क्या होता है कि गैसेस का एड्सॉर्प्शन होता है मेटल के सरफेस पे। पढ़े हो ऐसा कि गैसेस जो होते हैं मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। तो जैसे रिएक्शन तुम लोग पढ़े हो कि गैस का डिकम्पोजिशन जब होता है मेटल के सरफेस पे, पढ़े हो ना? या फिर जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े होगे तुम लोग, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े हो, क्लास 10th में पढ़े होगे, याद है हाइड्रोजनेशन? हाँ, ऑयल का जो होता था ना। हाँ, हाइड्रोजन गैस क्या होता था, वो मेटल, हम लोग मेटालिक सरफेस लेते थे, जैसे प्लैटिनम का सरफेस हो गया या मोलिब्डेनम, बहुत सारे पैलेडियम होता था, ठीक है। तो उन सभी मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या होता था, वो एड्सॉर्ब होता था। वो क्या करता था, जैसे इसी टाइप का, जैसे मान लो यहाँ पे Fe मेटल हो गया, Fe के मेटल का सरफेस ले लिया हम लोग। तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो कोई भी गैस इसके सरफेस पे आ रहा है, कोई भी गैस इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, तो ये क्या होगा, एड्सॉर्प्शन जो फेनोमेनन होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है, ठीक है। तो वो गैस जो होगा इसके सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब क्यों अट्रैक्ट होगा गैस इसकी सरफेस की तरफ? अब वो रेस्पॉन्सिबल क्या होता है बताओ, एड्सॉर्प्शन के लिए कौन क्या रेस्पॉन्सिबल है? ये बताए थे कि क्यों ये मेटल का जो सरफेस है ये क्यों गैस को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसका रीजन क्या होता है कि वो किसकी वजह से ये खींचता है, फ्री वैलेंसी की वजह से। क्योंकि बल्क में देखो, बल्क में जो एटम प्रेजेंट होगा, अंदर जो एटम प्रेजेंट होगा वो तो चारों बगल से एटम से घिरा हुआ है, उसका कोई भी वैलेंसी खाली है क्या? कोई भी वैलेंसी, बल्क का जो एटम रहेगा उसका कोई भी वैलेंसी खाली है? बताओ तो। नो सर। नहीं। तो एक्चुअली जो सरफेस पे एटम प्रेजेंट होता है ना, सरफेस पे एटम जो प्रेजेंट होता है उसमें जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो अनसिमेट्रिकल लग रहा होता है, क्योंकि 3 डायरेक्शन से तो उसका फोर्स लग रहा है, बट एक ऊपर वाले डायरेक्शन से उसका फोर्स क्या है, खाली है, उसका फोर्स वो वेकेंट है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल वैलेंसी या फ्री वैलेंसी। और वही फ्री वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल होता है एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन को कॉज करने के लिए। वो क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल्स को, वो फ्री वैलेंसी की वजह से ही वो गैस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर वो गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, गैस का मॉलिक्यूल जो है मेटल के सरफेस पे धीरे धीरे आके क्या होते जाएगा, वो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा और धीरे धीरे उसके सरफेस पे जमा होने लगेगा। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसी फेनोमेनन को कोई भी दूसरा सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है किसी मेटल के सरफेस पे, जैसे यहाँ पे एक मेटल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मेटल के सरफेस पे अगर वो आके अट्रैक्ट हो रहा है और इसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो रहा है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। यही फेनोमेनन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। और इसमें 2 टर्म आ रहा है, एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेट मतलब देखो, जैसे गैस और मेटल वाले सरफेस में कौन एड्सॉर्बेट हो जाएगा, गैस का मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेट है या एड्सॉर्बेंट है, बताओ तो। एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट है कि जो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है, जो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। तो इस केस में गैस का मॉलिक्यूल्स क्या है, वो अट्रैक्ट हो रहा है मेटल के सरफेस की तरफ, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या बन गया, एड्सॉर्बेट बन गया। और जिसके सरफेस पे वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जिस सब्सटेंस के सरफेस पे वो अट्रैक्ट हो रहा है या जिस सब्सटेंस के सरफेस पे वो आके स्टिक कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो इस केस में एड्सॉर्बेंट क्या बन जाएगा, मेटल का सरफेस क्या हो गया, वो एड्सॉर्बेंट हो गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में? ठीक है, तो ये है। अब 2 अलग अलग यहाँ पे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को इसमें, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में? अब इन दोनों फेनोमेनन में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं हम, इधर लिखेंगे हम लोग एड्सॉर्प्शन और यहाँ पे इस साइड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्सॉर्ब होना और एड्सॉर्ब होना। ठीक है, एक में बी आ रहा है, एक में डी आ रहा है, इन दोनों में, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, ये ध्यान देना।
तो इसको डिफाइन करते हैं। इसका पहला पॉइंट ये हो गया कि इट इज द फेनोमेनन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन एड्सॉर्प्शन का। इट इज द फेनोमेनन इन विच देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस or liquid on the surface in comparison to the bulk of the solid। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस फेनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम होता है वो। तो एड्सॉर्प्शन देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वैसा फेनोमेनन जिसमें कि गैस या लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होगा वो सरफेस पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ सॉलिड। जैसे मान लो सॉलिड के सरफेस पे गैस या लिक्विड अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन हमेशा कहाँ पे होता है, सरफेस पे ही होगा। ठीक है, सरफेस पे ही या तो गैस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुआ उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, सरफेस में ज्यादा होगा या उस सॉलिड के अंदर ज्यादा होगा? कहाँ पे ज्यादा होगा बोलो? एड्सॉर्प्शन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बाहर सरफेस पे। सरफेस पे। तो उस फेनोमेनन को हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं कि अगर गैस या लिक्विड का कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द बल्क ऑफ द सॉलिड, अगर बल्क ऑफ द सॉलिड से ज्यादा अगर उसका सरफेस पे उसका कंसंट्रेशन है गैस या लिक्विड का, तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। उस फेनोमेनन को एड्सॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज द फेनोमेनन इन विच particles of gas or liquid are uniformly distributed। ठीक है, ये डिफरेंस है, uniformly distributed throughout the bulk of the solid। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसंट्रेशन गैस या लिक्विड का अगर देखें तो वो कहीं पे भी सॉलिड में थ्रू आउट कहीं पे भी तुम मेजर करोगे तो कंसंट्रेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरफेस पे ज्यादा है और अंदर कम है। तो अगर सरफेस पे ज्यादा होगा और अंदर कम है तो वो कौन सा फेनोमेनन हो जाएगा? एड्सॉर्प्शन हो गया। लेकिन थ्रू आउट द वॉल्यूम, अगर सॉलिड में थ्रू आउट द बल्क जो है अगर गैस या लिक्विड का कंसंट्रेशन जो है या उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए तो इसका मतलब वो कौन सा फेनोमेनन हो गया, एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन? वो क्या कहलाएगा? अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन है, सिर्फ सरफेस पे ऑकर करेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वो ऑकर करता है। ठीक है, ये बल्क फेनोमेनन इसको बोल सकते हैं। तो एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लें, ठीक है, तो ये ऐसे है सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका का जेल अगर लोगे और वाटर, ठीक है, तो सिलिका जेल प्लस वाटर का अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे तो ये एक एड्सॉर्प्शन हो गया। इसमें सिलिका जेल जो है ये बिहेव कर रहा है एड्सॉर्बेंट की तरह और वाटर जो है यहाँ पे एड्सॉर्बेट है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग एज्यूम करें, ये मान लो सिलिका जेल है। ठीक है, ये सिलिका जेल का सरफेस ले लिए, ऐसा एज्यूम कर लो। तो इसमें क्या होगा, सिलिका जेल का सरफेस है ये। ठीक है, ऐसा स्पेरिकल एज्यूम कर रहा है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा देखोगे, ये इसके सरफेस पे स्टिक किया हुआ है। ठीक है, तो इसके सरफेस पे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे
स्टिक किया हुआ है, तो सिर्फ सरफेस पे ही ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, अंदर नहीं जाता है, अंदर बहुत कम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर वेपर जो है इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, और इसी फेनोमेनन को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एग्जांपल जैसे ले रहे हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस वाटर अगर ले लोगे, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कैल्शियम क्लोराइड का ये लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो इस केस में वाटर जो है सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेगा, ये क्या होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम ये क्या होगा, अंदर तक जाएगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये थ्रू आउट द वॉल्यूम कहीं भी अगर कंसंट्रेशन मेजर करोगे तो वो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन रहेगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एडसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। पहले तो सरफेस में आया होगा ना, तब ना बाद में अंदर गया होगा। ठीक है, तो अगर एब्जॉर्प्शन होना है तो एड्सॉर्प्शन तो पहले ही होगा ना, क्योंकि हमेशा कभी ना कभी अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वाटर तो पहले तो सरफेस पे ही आएगा, तो अगर वो सरफेस तक ही रह गया तो फिर उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एड्सॉर्प्शन बोल देंगे। लेकिन वो सरफेस से अगर अंदर घुस गया, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया अंदर तक, तो फिर उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोल देंगे। तो मान लीजिए कोई बैरियर लगा दिया तब क्या होगा? क्या लगा देंगे, कुछ बैरियर लगा दे जिसके चलते बल्क में नहीं आया वाटर, तो बैरियर नहीं लगाते, वो हर एक पार्टिकल का या हर एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस का होता है कि वो पूरा अंदर तक चला जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो अंदर तक नहीं जाने देता है, वो सरफेस पे ही रहता है। तो वो डिफरेंट मटेरियल का प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एड्सॉर्प्शन। पहले एड्सॉर्प्शन होगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा। पहला तो ये हो गया। अब इसमें एक और डिफरेंस है, एड्सॉर्प्शन में हम लोग बोलते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड its rate becomes slow till equilibrium is achieved। समझ में आ रहा है, एड्सॉर्प्शन जब भी होगा तो शुरुआत में उसका रेट तो बहुत ज्यादा होता है, रैपिड, बहुत फास्ट रेट से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसका रेट स्लो होते जाता है, और एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है रेट उसका। ठीक है, इक्विलिब्रियम करने मतलब जब तक पूरा वो होल सरफेस को कवर ना कर लेना सर। हाँ, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमेशा यूनिफॉर्म रेट पे ऑकर करता है। ठीक है, ये भी एक दूसरा डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट पे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट पे ही एब्जॉर्प्शन होता रहेगा हमेशा। सर बोलो। जैसे पेपर को भिगा दिए पानी से तो वो तो अब्जॉर्प्शन के अंदर आया ना। हाँ, तो कुछ देर बाद जैसे कुछ देर तक पानी फैला फिर रुक जाता है, ऐसा क्यों? क्या रुक जाता है, जब पेपर में पानी डाल दिया तो वो थोड़ा दूर तक पानी खींचेगा फिर तो रुक उससे ज्यादा और पानी नहीं जा सकता है उसमें, उसका पूरा स्पेस फुल हो गया। पेपर के अंदर भी तो स्पेस होता है ना, जाएगा। हाँ, तो अगर पूरा स्पेस अगर उसका फुल हो गया वाटर मॉलिक्यूल से तो और कहाँ से जा पाएगा अंदर, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर चुका होता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये डिफरेंस हो गया एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, डिफरेंस सबको क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? चलो, इसमें एक दो टर्म और आता है। ठीक है, जैसे एक होता है सॉर्प्शन। ठीक है, ये देखोगे सॉर्प्शन, तो सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि बोथ एब्जॉर्प्शन एंड
एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों चीज अगर हो रहा होगा, ठीक है, जहां पे एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों हो रहा होगा तो उसको हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं, उसको एक टर्म बोल देते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अगर अकर कर रहा है एक साथ तो उसको सॉर्प्शन बोल देंगे। सर एक होता है, हाँ बोलो। वो एब्जॉर्प्शन से ही फिर अब्जॉर्प्शन हो गया, तो वो टोटल तो अब्जॉर्प्शन ही ना हो गया, सॉर्प्शन फिर। क्या चीज? जैसे एब्जॉर्प्शन पहले हुआ फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, हाँ, तो अगर वो अब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वो तो अब्जॉर्प्शन के ही अंदर आ गया, तो सॉर्प्शन कैसे हो गया? तो सॉर्प्शन एक टर्म हुआ जहां पे कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, एक ही साथ दोनों ऑकर कर रहा है साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? साइमल्टेनियसली। हाँ, ये यहाँ पे एक और ऐड कर लो, बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको हम लोग सॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब क्या हुआ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब ये सॉर्प्शन का उल्टा हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन adsorbed substance from the surface on which it is absorbed। ठीक है, तो जिसके सरफेस में वो एब्जॉर्ब हुआ है उसके सरफेस से अगर हम लोग हटा रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिसॉर्प्शन, या रिवर्स ऑब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसमें एक और पर्टिकुलर टर्म आता है, या फिर इसको हम लोग रिवर्स ऑब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। एक और टर्म आता है इसमें ऑक्लूजन। ठीक है, ये सारे टर्म्स ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। ऑक्लूजन हम लोग किसको बोलते हैं? तो द फेनोमेनन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, किसी गैस का अगर एड्सॉर्प्शन किसी मेटल के सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्लूजन बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक है, ये ध्यान देना कि किसी गैस का, उसके लिए एक स्पेशल टर्म है। ठीक है, वो एड्सॉर्प्शन तो होगा ही, बट किसी गैस का अगर मेटल के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए एक अनदर टर्म आता है, स्पेशल टर्म आता है, उसको ऑक्लूजन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था, ठीक है, प्लैटिनम के सरफेस पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ प्लैटिनम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एड्सॉर्बेंट है ये। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस ये क्या है? एड्सॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। तो ये सारे टर्म्स हैं, बस ध्यान रखना, ये सारे अलग अलग टर्म्स है, ये सब पूछा जा सकता है, कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए ये सब ध्यान रखना। ठीक है, कोई डाउट है इसमें यहाँ तक किसी को? हेलो? नो सर। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में। ठीक है, तो पहले हम लोग एड्सॉर्प्शन के टाइप्स पे जा रहे हैं। तो एड्सॉर्प्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसको दो टाइप का। एक है पॉजिटिव, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कब होगा? ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। तो इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं,
इसको पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हम लोग तब बोलेंगे इफ द concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent than in the bulk of the solid। बात समझ में आ रहा है? अगर बल्क ऑफ द सॉलिड से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सरफेस पे है एड्सॉर्बेट का, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है ये। एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल अगर लिख लें हम लोग तो कंसंट्रेटेड KCl और ये ब्लड चारकोल, ठीक है, ब्लड चारकोल, तो ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हो गया। ये एग्जाम्पल है। ब्लड चारकोल क्या होगा बताओ? ब्लड के कलर का ये चारकोल होता है। चारकोल तो समझते हो ना? हाँ, क्या होता है चारकोल? वो वुड को जला के जो थोड़ा काला काला बच जाता है ना, उसे बोलते हैं। वुड को जो जला के फिर कोयला ऐसा बच जाता है ना, उसी को तो बोलते हैं चारकोल। वुड को जलाने के बाद हाँ, क्या बच जाता है? काला काला बचता है ना कोयला ऐसा। हाँ। तो ये ब्लड चारकोल एक्चुअली क्या है? ये बायो में नहीं पढ़े हो ये ब्लड चारकोल के बारे में? नहीं तो एनिमल चारकोल वो सब तो पढ़े होगे ना। ब्लड चारकोल एक्चुअली क्या है? ये ब्लड को इवापोरेट करके बनाया जाता है, ठीक है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड को इवापोरेट किया जाता है। जैसे ब्लड को एक केमिकल के साथ, वो शायद ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट होता है शायद, तो पोटेशियम कार्बोनेट के साथ उसको इवापोरेट किया जाता है ब्लड को, ठीक है, तो उससे वो बहुत ही डार्क कलर में एकदम चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड चारकोल, ठीक है। तो बायो में ये सब पढ़ोगे ब्लड चारकोल के बारे में। तो ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का ये एग्जांपल है। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन हम लोग कब बोलेंगे बताओ तो? जब कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगा। हाँ, किसका कंसंट्रेशन? सरफेस से ज्यादा, एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन जो है सरफेस से ज्यादा कहाँ पे होगा? बल्क में। बल्क में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी का उल्टा है, हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं इसको, ठीक है। इसी में रिवर्स कर दोगे, इसमें क्या लिख दोगे इसको? अगर नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोला गया तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये एग्जांपल है एक डाइल्यूट KCl और ब्लड चारकोल, ये सेम है। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड KCl लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड और ब्लड चारकोल, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन लोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन यही अगर डाइल्यूट KCl ले लेंगे तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? नेगेटिव एड्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना। हाँ बोलो। तो इसका सारा माने कि अब एब्जॉर्बेट जो है वो सारा बल्क पे आके कंसंट्रेट हो जाएगा ना? किसमें? ये नेगेटिव में सारा नहीं, सारा माने कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन किया जा रहा है कि ज्यादा बल्क में चला जाएगा, सरफेस से हाँ। ज्यादा बल्क, तो उसको नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, ये ध्यान देना कि स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल। तो सर सेंटर में कुछ होगा तभी तो ज्यादा जा रहा है। क्या चीज? यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना चाहिए था ना, सेंटर में ज्यादा क्यों चला जाएगा? तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा तब तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, हाँ 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 ठीक है। यूनिफॉर्मली अगर स्प्रेड हो जाएगा तब तो एब्जॉर्प्शन बोल देंगे ना उसको। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देना कि स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस may be different from that in the bulk, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल मतलब जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होना है, उसका मॉलिक्यूल जो है
जो टॉप पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्टेट जो है वो बल्क में जो मॉलिक्यूल है उससे डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल होता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर हम लोग लेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये एग्जिस्ट करता है O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 इन द बल्क, ठीक है, वेयर एज at the surface it may exist as O2 minus या O2 plus, ठीक है, या O minus एटसेट्रा। समझ में आ रहा है ये कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन अगर एड्सॉर्बेंट कंसिडर करोगे ऑक्सीजन को, तो बल्क में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो O2 के फॉर्म में होंगे, लेकिन जो सरफेस में ऑक्सीजन है देखो वो O2 माइनस के फॉर्म में होगा या फिर O2 प्लस के फॉर्म में हो सकता है या O माइनस के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि सरफेस पे जो है ना वहां पे यूनिफॉर्म वो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लग रहा होता है। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लग रहा होता है क्योंकि वहां पे टॉप वाला जो फोर्स है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो रेसिड्यूल है, तो वहां क्या कर सकता है वो केमिकली कंबाइन कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है वो। तो इसलिए जो टॉप वाला जो मॉलिक्यूल होता है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, उसका फेज जो है वो बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो थ्रू आउट द वॉल्यूम उसका स्टेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है उसका स्टेट जो है वो बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे डिफरेंट हो सकता है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये बताए। बात समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब पॉइंट्स है रिलेटेड इससे। अब जैसे मान लो इसमें एक और चीज हम लोग बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्चुअली एड्सॉर्प्शन जो होता है ना वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब इसका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके लिए पढ़े होगे तुम लोग। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो मतलब इसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? बताओ तो। ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है स्पॉन्टेनियस में। क्या पढ़े हो यार तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स? ये तो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे। हाँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? लेस देन 0। डेल्टा जी का वैल्यू ये लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ पे एक रिलेशन तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पढ़े हो? नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ा है। ये अरे ये तो बेसिक रिलेशन है स्पॉन्टेनिटी निकालने का। थर्मोडायनेमिक्स में नहीं हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स हुआ ही नहीं है तुम लोगों का? ना। क्लास में नहीं हुआ है, मतलब कोचिंग में? नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, बेसिक भी नहीं पढ़ाया गया है? नहीं। अच्छा, तो स्कूल में तो पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत? मेरा स्कूल है ना सर। स्कूल नहीं है तो क्या खुद से नहीं पढ़ सकते हो? ठीक है, वो कवर किया जाएगा। तुम लोग बोले नहीं थे अतुल सर को? सर को तो पता रहता है। अतुल सर बोले सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। अच्छा, लास्ट में पढ़ाएंगे। हाँ। चलो ठीक है। तो ठीक है, तो ये देखो ये रिलेशन आता है, इसमें सारे टर्म्स का मतलब पहले जान जाओ। यहाँ डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ठीक है। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। ये डेल्टा जी है, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है ये, ठीक है। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी है। टी है टेम्परेचर, केल्विन में जो पुट करना है यहाँ पे। और डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो कोई
गैस का मॉलिक्यूल जो है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ये सरफेस, मेटल के सरफेस पे जैसे गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो ये बॉक्स में जैसे मान लो निकल का हम लोग एटम ले लिए, ये ऐसे है। अब इसके सरफेस पे क्या है, हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हाइड्रोजन आके यहाँ पे इसके सरफेस पे ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तब देखो अगर ये हाइड्रोजन फ्री रहता, अगर ये इसके अट्रैक्शन में नहीं आता, तो वो तो आराम से घूम रहा था, वो रैंडम, उसका रैंडमनेस क्या था, रैंडमनेस समझते हो ना, हाँ, मतलब फ्रीली मूव करता है इधर उधर। हाँ, फ्रीडम बोलते हैं उसको, ठीक है, तो रैंडमनेस उसका फ्रीली मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये इसके अट्रैक्शन फोर्स में आ गया, निकल के साथ, निकल के एटम की तरफ ये अट्रैक्ट हो गया, अब इसका रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, रैंडमनेस कम हो गया ना। कम हो गया। तो रैंडमनेस अगर कम हो गया तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एंट्रोपी इसका कम हो जाता है। एंट्रोपी क्योंकि डेल्टा एस जो है ये मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। एंट्रोपी क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो रैंडमनेस अगर कम होगा तो उसका एंट्रोपी भी ओवरऑल क्या हो रहा होगा, कम होगा। तो एंट्रोपी अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एच जो है ये यहाँ पे देखो ऐसे लिख रहे हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एंट्रोपी अगर घट रहा है, तो एंट्रोपी घट रहा है, यहाँ पे आगे पहले से माइनस साइन है, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, एंट्रोपी अगर बहुत ही कम हो गया, मान लो 0 से कम हो गया, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से अगर ये लेस हो गया एंट्रोपी, तो ये तो टी नेगेटिव हो डेल्टा जाएगा, तो नेगेटिव ये, हो जाएगा। हाँ ये नेगेटिव हो गया, हाँ, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, आगे माइनस साइन है, तो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस बन गया, तो अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है तो इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव आना तो चाहिए। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 करने के लिए यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच के सिंबल पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बताओ। क्योंकि इधर वाला पार्ट ये जो पूरा है ये क्या बन गया, ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया। तब अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तब तो डेल्टा जी ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। तो अगर ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इसके ग्रेटर प्रोडक्ट होना से चाहिए। ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, और इसका जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये ग्रेटर देन टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी का ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द डिसाइडिंग फैक्टर, तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइडिंग फैक्टर, डेल्टा एच पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द डिसाइडिंग फैक्टर विच मेक्स adsorption spontaneous is enthalpy। तो एंथैल्पी वाला टर्म जो है या डेल्टा एच वाला टर्म जो है, चेंज इन एंथैल्पी, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये डिसाइड करेगा इस केस में कि एडजॉर्प्शन फिनोमेनन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है यहाँ पे, अगर ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो गया, एंथैल्पी हो गया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एंथैल्पी। यहाँ पे एक और टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। हमेशा ध्यान देना कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो नया फोर्स, नया अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है।
एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना एड्सॉर्प्शन में। देखो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में और मेटल के सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, ये ध्यान देना। तो एड्सॉर्प्शन में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग रिलीज्ड लिख रहे हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a adsorbate get adsorbed on a particular adsorbent at equilibrium is called enthalpy of adsorption। ठीक है, तो ये enthalpy of adsorption का डेफिनेशन है। ये ध्यान रखना, amount of energy released when 1 mole of adsorbate get adsorbed on a particular adsorbent at equilibrium is called enthalpy of adsorption। अब एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा नेचर पे। किसके नेचर पे डिपेंड करेगा, आइदर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, उन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हाँ सर, चलो अब रहने दीजिए सर, क्या रहने दे, टाइम हो बहुत गया। हो गया, बहुत हो गया आज के लिए। हाँ सर। अब नहीं पढ़ना हाँ है सर, आगे? मैं तो नींद लग रहा है। नींद लग रहा है? हाँ, क्यों, सो के नहीं बैठे हो? एक क्लास चल रहा है 3 बजे से ना। वो तो डेली चलता है। हाँ सर। और तुम तो स्कूलिंग भी नहीं करते हो। नहीं सर। तो फिर और जो स्कूलिंग करता है वो लोग स्कूल का भी क्लास कर रहा है, इधर भी कर रहा है। क्यों तुम इतना कंप्लेन करते हो? नहीं सर, ऐसे बस। नींद आ रहा है ये चैप्टर में? नहीं सर। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट थियोरेटिकल ही है, पूरा थ्योरी है इसमें। फिजिकल का ही चैप्टर है बट थियोरेटिकल है पूरा, तो इसलिए इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ टर्म्स ही टर्म्स मिलेंगे और बस पूरा थ्योरी ही है, बायो की तरह पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, चलो एक और चीज बता देते हैं फिर छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग ये टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन एक हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो देख चुके हैं। तो वो किसके बेसिस पे था वहां, वो था कि कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट कितना है, आइदर सरफेस पे कितना है और बल्क में कितना है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। ये जो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, ये किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये बता रहे हैं। तो इसमें 2 टाइप आता है। ठीक है, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वंडरवाल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। फिजिकल या वंडरवाल एड्सॉर्प्शन, या फिर इसको एक और टर्म है फिजिसॉर्प्शन भी बोला जाता है। फिजिसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ही फिजिसॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया एक टाइप। दूसरा होता है, इधर लिख रहे हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये है केमिकल एड्सॉर्प्शन, या फिर इसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, या फिर एक और टर्म है इसमें केमिसॉर्प्शन। ठीक है, एक है फिजिसॉर्प्शन, एक है केमिसॉर्प्शन।
तो इन दोनों का हम लिख दे रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉलम ड्रॉ कर लेना इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट जो है फिजिक्स ऑप्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है या वंडरवाल एड्सॉर्प्शन है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा या स्ट्रांग होगा, बताओ। वंडरवाल फोर्स एक्चुअली एक वीक फोर्स होता है ना, बहुत ही वीक फोर्स होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में, बिटवीन between the absorbent and absorbent. एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। और इस केस में क्या होगा, सॉरी इस केस में Strong इसका force पहला, of attraction. हाँ तो यहाँ पे वीक फोर्स है, तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअली एक केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक्चुअली में क्या बन जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में। दूसरा है कि फिजिक्स ऑप्शन अगर होगा तो इसके केस में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है ये लो होगा। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इस केस में बहुत ही लो होता है। इसका रेंज जो होता है ये है 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये रेंज। और इसमें क्या है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा इस केस में, हाई होगा। और इसका जो रेंज आता है ये रेंज ऑलमोस्ट 80 to 240 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। तीसरा है कि फिजिक्स ऑप्शन जो होगा इट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, इट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये अकर करता है। हाई टेम्परेचर पे डीस ऑप्शन हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर अगर ये फिजिक्स ऑप्शन होगा तो हाई टेम्परेचर पे डीस ऑप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस केस में अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोअर, यहाँ पे कुछ अमाउंट, क्योंकि एक्चुअली में केमिस्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल और एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और अगर ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है, उस बैरियर तक जब तक नहीं पहुंचेगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन इफेक्टिव होता है क्या, हम लोग देख चुके हैं ना। इफेक्टिव केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब वो एनर्जी बैरियर उसका कहाँ तक पहुंचता है, उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वहां तक उसको मिनिमम पहुंचना पड़ता है। वहां तक अगर एनर्जी बैरियर नहीं पहुंच पा रहा है, एनर्जी अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक वो इफेक्टिव रिएक्शन उसको बोल सकते हैं हम लोग, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस केमिकल रिएक्शन takes place between adsorbate and adsorbent, therefore some amount of activation energy is required to activate the
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मतलब जो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने वाले हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन वाला टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, इसके केस में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इज लो। पॉइंट लिखा दे रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस केस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट लिखा रहे हैं, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस, नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि एनी सॉलिड कैन एब्जॉर्ब एनी गैस। एग्जाम्पल जैसा ही गैस, अगर मान लो सॉलिड पे गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कोई भी सॉलिड जो है किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये स्पेसिफिक होता है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, और इसमें लिख लो ये है इट फॉर्म्स मोनो लेयर्स, मतलब सिंगल लेयर ये बनाएगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सब पॉइंट लिख लो, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। सेवेंथ पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट है ये, फिर द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन also depends on the nature of the gas। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में होगा, और केमिस्ट ऑप्शन में क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, सेवेंथ पॉइंट ये ना, chemical absorption does not depend on the nature of the gas। ठीक है, चलो, तो ये पहले कुछ पॉइंट लिख लो। इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, चलो ये पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोग देख लेना, देख के लिख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, चलो तो एंड कर रहे हैं, इसको पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं, वहां से लिख लेना तुम लोग। ठीक है।